जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। डॉक्टर अंबेडकर को जो पिछड़े वर्ग को जो अधिकार है उनके लिए उनका क्या संघर्ष था, इसकी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। डॉक्टर अंबेडकर वे एक महापुरुष थे जिनकी विद्वत्ता कार्य से सभी देश और विदेश के जो लोग थे उनके सामने नतमस्तक थे। उनके कल के और आज के विरोधियों को उनका कैसा विरोध करे उस समय में समझ में नहीं आ रहा था, आज भी समझ में नहीं आ रहा। आज डॉक्टर अंबेडकर जी जो समर्थक थे उनके करोड़ों के आबादी में चले गए। तो डॉक्टर अंबेडकर को काउंटर करने के लिए उनकी कुछ किताबों का हवाला देकर मूल निवासी बहुजन समाज में संभ्रम फैलाने का काम चल रहा है, उसके षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जिसे डॉक्टर अंबेडकर का थॉट्स ऑन पाकिस्तान किताब है, उसमें इस्लाम और पाकिस्तान के संदर्भ में विचारों को अग्रेसित करके उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश किए जा रहे हैं। एनशप कास्ट, वेयर द शुद्राज, बुद्धाइनिस धम्मा, क्रांति और प्रतिक्रांति, ये जो डॉक्टर अंबेडकर जो किताबें हैं, ये किताबें ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो महाभयंकर जो बीमारी है उसका टीका लग सकता है, मगर उसका जिक्र आरएसएस के तथाकथित विचारवंत नहीं करते। अपना नाम बदलकर ताकि वे ब्राह्मण हैं यह समझ भी नहीं आए, इसके लिए बौद्धिक वेश्यागिरी करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों को तोड़ मरोड़ कर मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के विरोध में इस्तेमाल करने का षड्यंत्र चल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर जी के कार्य को सभी बहुजन समाज में बढ़ रहा है, उसकी जागरूकता बढ़ रही है। इसलिए बहुजन समाज में जो एक जाति में आज तक वो सीमित थे, वो जो ब्राह्मणवादी षड्यंत्र था वो असफल हो गया है। देश की सबसे बड़ी आबादी पिछड़े वर्गों में आज तक डॉक्टर अंबेडकर के प्रति भ्रम फैलाने का काम किया गया। डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन को बढ़ाने के लिए पिछड़े वर्ग के महापुरुषों ने बड़े पैमाने पर सहायता किया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने उस सहायता का ऋण पिछड़ों को अधिकार देकर वापस भी किया। डॉक्टर अंबेडकर की उच्च शिक्षा में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जो कि पिछड़े जाति के थे, डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने अमेरिका भेजने के लिए छात्रवृत्ति भी दिया। भीमराव अंबेडकर को डॉक्टर अंबेडकर बनाने का काम सयाजीराव गायकवाड़ ने किया, इसमें बहुत बड़ा उनका योगदान था। डॉक्टर अंबेडकर जी को सहायता और योगदान देने वाले दूसरे पिछड़े जाति के जो कोल्हापुर संस्थान के छत्रपति साहूजी महाराज थे, पेरियार रामास्वामी नायकर जो दक्षिण भारत के गैर ब्राह्मण आंदोलन को चला रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर जी का पेरियार रामास्वामी नायकर के साथ भी अच्छे संबंध थे। डॉक्टर अंबेडकर पिछड़ी जाति के सामाजिक क्रांति के प्रणेता ज्योतिराव फुले की सामाजिक विचारधारा से बहुत प्रभावित थे, उनको अपना गुरु भी माना था। इसके बारे में हमने कल की वीडियो में चर्चा भी किया था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने त्रावणकोर केरल में जो इजवा आंदोलन चल रहा था उसका समर्थन किया था। इजवा आंदोलन पिछड़े जाति का आंदोलन था। इस समतावादी आंदोलन का डॉक्टर अंबेडकर ने समर्थन किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष के रूप में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के संबंध में संविधान की धारा 15(4) में बैकवर्ड शब्द का समावेश करवाया था, जो बाद में सामाजिक और शैक्षणिक तौर से पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का आधार बना। डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रयास से संविधान की धारा 340 जो पिछड़ी जातियों की जो पहचान करने के लिए आयोग की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1942 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम से जो राजनीतिक पार्टी बनाई थी, उसकी नीति यह उल्लिखित की थी कि पार्टी पिछड़े जातियों और जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों के साथ गठजोड़ करेगी, उसको प्राथमिकता देगी। अगर जरूरत पड़ी तो अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने पार्टी का नाम बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन कर लेगी। अतः पार्टी ने उस समय सोशलिस्ट पार्टी जो चुनावी गठबंधन किया और चुनाव लड़े। 1951 में जब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को लेकर कानून मंत्री पद का इस्तीफा दिया था, तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि मैं एक दूसरा मामला संदर्भित करना चाहता हूं जो मेरे लिए इस सरकार से असंतोष का कारण है। यह पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के साथ साथ सरकार द्वारा किए गए बर्ताव के बारे में है। मुझे इस बात का दुख है कि संविधान में पिछड़े जातियों के लिए कोई भी संरक्षण नहीं किया गया। इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले आयोग की संस्तुतियां एंड रिकमेंडेशन के आधार पर सरकारी आदेश पर छोड़ दिया गया। हमें संविधान में पारित किए गए 1 वर्ष से अधिक हो गया है, परंतु सरकार ने अभी तक आयोग नियुक्त करने का सोचा भी नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ओबीसीओ के हित में कितने चिंतित थे। कानून मंत्री पद का इस्तीफा देने के बाद
लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए पिछड़े जातियों की उपेक्षा के बारे में चेतावनी देते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, अगर वे अपने समानता का दर्जा पाने के प्रयासों में मायूस हुए तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कम्युनिस्ट व्यवस्था को तरीस देगी और देश का भाग्य डूब जाएगा। इससे भी अंदाजा लग जा सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर पिछड़े वर्गों के बारे में कितने प्रयत्नशील थे। पिछड़े वर्गों के हितों की उपेक्षा की बात उन्होंने बंबई के नारे पार्क में एक बड़ी जनसभा लेकर की थी। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा पिछड़ी जातियों के मुद्दों को लेकर जो पैदा किए उसकी वजह से दबाव हो गया और 1951 में काका साहब कालेलकर आयोग का गठन हुआ जो पिछड़ा वर्ग के लिए बना था। यह बात अलग है कि सरकार ने इस आयोग की संस्तुतियां को नहीं माना, बल्कि आयोग के अध्यक्ष को आयोग की संस्तुतियों को आरक्षण का जातिगत आधार था उसके विपरीत मंतव्य देने के लिए बाध्य कर दिया गया। डॉक्टर छेदीलाल साथी, जो कि 70 के दशक में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्होंने किस्सा बताया। 1954 को चुनाव हारने के बाद बाबा साहब बहुत मायूस थे। उस समय पिछड़े वर्ग के नेता आर.एल. चंद्रापुरी, एच.डी. सिंह चौरसिया, अन्य लोगों ने बाबा साहब को कहा, आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। इसी ध्येय से उन्होंने पटना में पिछड़ा वर्ग की एक रैली का आयोजन किया था जिसमें बहुत बड़ी भीड़ जुड़ी थी। इससे बाबा साहब बहुत प्रभावित हुए और वे फिर से अनुसूचित जाति और पिछड़ों की राजनीति में सक्रिय हुए। इस संबंध में डॉक्टर छेदीलाल साथी, जो अपनी पुस्तक में एससी, एसटी और पिछड़ी जातियों की स्थिति के पृष्ठ क्रमांक 113 में लिखते हैं, पटना से वापस आने के बाद बाबा साहब ने अपने साथियों से विचार विमर्श किया और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया को भंग करके उसका स्थान रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन करने का फैसला किया। क्योंकि 1952 और 1954 में 2 बार चुनाव हारने के बाद बाबा साहब मायूस हो गए थे। अनुसूचित जाति की आबादी केवल 20% है। जब तक 52% पिछड़े वर्ग का समर्थन नहीं मिलेगा वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आखिरकार बाबा साहब ने पिछड़े वर्ग के नेताओं और विशेषकर शिवदयाल चौरसिया आदि से मशवरा करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में 22% अनुसूचित जाति के अलावा 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को और 12% आबादी वाले मुसलमान, ईसाई, सिखों को भी सम्मिलित करने का निर्णय लिया। 1 साल से अधिक समय तक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो उसका संविधान बनाने का और सलाह मशवरा करने में निकल गया। इस दृष्टि से पटना की यह रैली ऐतिहासिक थी क्योंकि इसमें अनुसूचित जाति पिछड़ों की एकता की नींव रखी थी। बाबा साहब ने नागपुर में 15 अक्टूबर 1956 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया को भंग करके उसके स्थान पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करने की घोषणा की थी। 1957 से 1967 तक इन वर्गों की एकता पर आधारित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी थी, परंतु बाद में कांग्रेस के लिए यह पार्टी सबसे बड़ा खतरा बन गई थी। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के नेताओं की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें खरीद लिया और यह पार्टी कई टुकड़ों में बंट गई। बाद में उभरी बसपा जैसी पार्टी ने भी इस गठबंधन को तहस नहस कर दिया। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में बाबा साहब ने एससी, एसटी और पिछड़ों की एकता का स्थापित करने के लिए पिछड़े वर्गों के नेता राम मनोहर लोहिया आदि से भी संपर्क स्थापित करने का काम किया। उनके बीच पत्राचार भी हुआ, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हो गया। वह गठबंधन नहीं हो सका। इससे स्पष्ट है कि बाबा साहब अम्बेडकर केवल एससी, एसटी के हितों के लिए संघर्ष नहीं किया, बल्कि जीवन भर पिछड़े वर्ग के हितों के लिए संघर्ष किया, प्रयास किया। उनके प्रयास से ही संविधान सभा में जो पिछड़े वर्गों को यानी ओबीसी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान हो सका। उन द्वारा पैदा किए गए दबाव के कारण प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ था, बाद में मंडल आयोग गठित हुआ था और पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिला। इसलिए पिछड़े वर्ग को बाबा साहब का जो एहसान होना चाहिए वो जरूरी है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी ने पिछड़े वर्ग से थे तो ब्राह्मणी व्यवस्था के शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध में उन्होंने अपना आंदोलन चलाया। उन्हें पिछड़े वर्ग के कुंभी, तेली, तंबोली, माली जाति के लोगों का देर से सही सहयोग मिला। ज्योतिराव फुले का आंदोलन अछूत जातियों के लिए ज्यादा हित में था, तो नैसर्गिक रूप से अछूत जाति के लोगों ने बड़े पैमाने में सहयोग दिया। राजर्षि शाहू महाराज जो महाराज थे, अपने संस्थान में आरक्षण की शुरुआत किया और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में आंदोलन चलाया। वे संस्थान के राजा थे, तो उन्हें बड़े पैमाने पर मराठा पिछड़े जाति के लोगों ने सहयोग दिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने उस कार्य को बढ़ाया।
डॉक्टर अंबेडकर जब आंदोलन चला रहे थे, अछूत जाति के होने के कारण उनके पास अधिक आर्थिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण उन्होंने जो पिछड़े वर्ग का जो साथ सहयोग मिलना चाहिए था, उनके नेताओं का साथ सहयोग मिलना चाहिए था, उतना साथ सहयोग नहीं मिला। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, इनके निर्वाण के बाद सत्यशोधक आंदोलन पर दिनकर जवलकर इनका कब्जा था। उन्होंने 1939 को फैजपुर महाराष्ट्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में अपना सत्यशोधक मूवमेंट कांग्रेस में विलीन किया था। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी, राजर्षि शाहू जी महाराज के बाद मराठा पिछड़े वर्ग में सच्चा सामाजिक नेतृत्व निर्माण न होने के कारण आज पिछड़े वर्गों में जो उनकी जाति न्याय जनगणना नहीं होती है, संख्या के प्रपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, मराठों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। सत्यशोधक आंदोलन के डॉक्टर अंबेडकर के साथ रहते थे, सहयोग देते थे, आज मराठा पिछड़े वर्गों को जो प्रतिनिधित्व की जो समस्या है वो नहीं होती थी। वैसे भी बुद्ध से लेकर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले तक ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में आंदोलन चलाने वाले यही पिछड़े वर्ग के लोग थे, ओबीसी के लोग थे। अतः पिछड़े वर्ग के उन उत्थान के लिए बाबा साहब के योगदान को स्वीकार करना चाहिए। उनका आंदोलन जो है पिछड़े वर्ग के साथ साथ सभी मूल्यवासी बहुजन समाज के लोगों ने बढ़ाना चाहिए। उसकी अभी जरूरत भी महसूस हो रही है। इस देश के ब्राह्मणी व्यवस्था के भयंकर वायरस के लिए फुले साहू जी महाराज और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का टीका लगाने से ब्राह्मणी संक्रमण खत्म हो सकता है। आखिर में एक नाना पाटेकर का जो एक फिल्म थी क्रांतिवीर, उसका एक डायलॉग है, खून बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया तो कौन होता है फर्क करने वाला। उसी प्रकार पिछड़े वर्ग के महापुरुषों ने इस देश के सभी मूल निवासी बहुजन समाज की ब्राह्मणी व्यवस्था के विरुद्ध में आंदोलन चलाया। डॉक्टर अंबेडकर को सयाजीराव गायकवाड़, साहू जी महाराज जैसे पिछड़ों के महापुरुषों ने सहयोग दिया, तो हम कौन होते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के कार्य को ना बढ़ाए। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एमएन टीवी। सभी दर्शकों को धन्यवाद।